हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत जिसे हमने नाम दिया है यूपीएससी समुद्र मंथन प्रीलिम्स वीडियो सीरीज, इसके अंतर्गत हम यूपीएससी के पिछले 10 सालों के 2013 से 2022 के उल्टा चल रहे हैं हम, ताकि हम नए क्वेश्चंस को पहले एनालाइज कर सकें। 2022 से 2013 तक के क्वेश्चंस का डिस्कस हम कर रहे हैं। आपने देखा, इससे पहले हमने बहुत अच्छी तरह से और बहुत एक्सप्लेन्ड वे में इंडियन पॉलिटी के और इंडियन इकोनॉमी के, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, और वह नया सब्जेक्ट है, एक्चुअली 2 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और जियोग्राफी लिंक्ड होते हैं कहीं ना कहीं, सब्जेक्ट के तौर पर भी इनका बेसिक जो है कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है। तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चन आए हैं पहले 2022 के और इसी तरह से 2013 तक हम चलेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में वापस से अब करने वाले हैं। और जैसा कि हर बार हम बात करते हैं, इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज हम सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर बात करें आपकी तैयारी को लेकर, आपकी यूपीएससी की तैयारी को लेकर, तो हमारे द्वारा क्या क्या काम हो रहे हैं, देखिए आप देखिए कि एक तैयारी को लेकर, खासकर अगर आप यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, आपकी स्ट्रेटेजी में क्या क्या शामिल होता है। हम देखते हैं, सबसे पहले आप पीवाईक्यूज़ पे काम करते हो, या उससे भी पहले का स्टेप अगर हम देखें तो आप सिलेबस पे काम करते हो। सिलेबस हमने कंप्लीट किया है वीडियोस के अंतर्गत, अगर आपने काम नहीं किया है तो वो ज़रूर देखना है। दूसरी बात, फिर आपको पीवाईक्यूज़ पर ज़रूरत होती है कि आपको पीवाईक्यू पता हो, उनका एनालिसिस आप करें, उनका डिस्कशन हो एक्सप्लेन्ड वे में, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरी बात, आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड अलग अलग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ से आप ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर हो सके। इसके बाद में बात आती है मेंस की। तो एक तो हमने मेंस का सिलेबस एनालिसिस देखा, उसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखा। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं आंसर राइटिंग को लेकर, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आपको पता है आज से हमारे यहाँ पर आंसर राइटिंग आज़ाद ग्रुप में, जो लाइव वाला चैनल है आज़ाद ग्रुप लाइव, वहाँ पर आंसर राइटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो हमारे द्वारा एक होलिस्टिक अप्रोच में आपको अपनी तैयारी के लिए एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। अब आपको क्या करना है, देखिए कोई भी कोचिंग, अकेले कोचिंग या कोई भी क्लासेस तो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी जब तक आप खुद अपना अटेम्प्ट उसमें ना डालें। तो हम अपना अटेम्प्ट पूरा एक प्लान्ड वे में आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, आप उसको लीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी को अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस जो होते हैं, देखिए हर इंसान की स्ट्रेटेजी में, हर एस्पायरेंट की स्ट्रेटेजी में उसके कुछ सेल्फ इनपुट्स होते हैं, जो उसके व्यवहार के हिसाब से या उसके व्यक्तित्व के हिसाब से वो उस स्ट्रेटेजी को क्या करता है, मोल्ड करता है, उसको चेंज करता है। फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही स्ट्रेटेजी सबके लिए ठीक नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो भी कंटेंट लाया जा रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन में अच्छे तरीके से, वेल प्लान तरीके से अपने तैयारी को एक डायरेक्शन दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चंस पर बात करते हैं। जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, वही बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट की बात करनी होगी, कुछ क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट टिक मार्क करने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उसमें नहीं लग रहा होता, कुछ फैक्चुअल जानकारी होती है या कुछ ऐसी जानकारी होती है जो करंट अफेयर्स में रहती है और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भावी। अब ये अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो कैसे काम चलेगा, मानव के द्वारा उद्भव, जिनका उद्भव मानव के द्वारा होता है, मानवोद्भावी स्रोत हैं, यानी इनमें से जो कपास,
धान, गन्ना और गेहूं की फसलें आपको दी हुई है। इनमें से कौन सी फसल में मानव के द्वारा क्रिया के कारण मीथेन उत्सर्जन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है? तो आपको पता है जब हम धान की फसल उगाते हैं या बोते हैं तो क्योंकि इसके लिए सिंचाई, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और इसी वजह से यहाँ से मीथेन का एक बड़ा स्रोत, धान की फसल जो धान की खेती होती है वहाँ से मीथेन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है। ये तो बात हमें पता ही है। दूसरी बात, उसकी जड़ों में जो कुछ उर्वरक हम डालते हैं या जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा, उनकी प्रक्रियाओं के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड का उद्भव भी यहाँ से होता है। तो हम इसको करेंगे धान, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कृषि की धान गहनता प्रणाली, यह धान की खेती के लिए एक नई प्रणाली, एक नई तरह की प्रणाली है जो हमें क्या करती है, एक नया तरीका देती है धान की रोपाई के लिए। खासकर जब कोविड-19 में लोगों के पास लेबर की कमी थी और सोर्सेज की कमी हो गई थी, वहाँ पर इस धान गहनता प्रणाली की चर्चा बहुत ज़्यादा थी। धान गहनता प्रणाली में क्या है, बेसिकली ये काम करती है लेस पर। क्या लेस? इस पर लेस आपको सीड चाहिए, सीड यानी बीज की भी कम ज़रूरत होती है और पानी की भी कम ज़रूरत होती है। सिंचाई की अगर हम बात करें, लेबर की ज़रूरत कम होती है और वहीं पर पावर की ज़रूरत भी हमें कम होती है। लेस सीड, लेस वाटर, लेस लेबर, लेस पावर। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि धान की खेती के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो ऐसा होता है कि पहले नर्सरी में धान के बीज से, जो सीड्स होते हैं उनसे एक एज तक एक पौधा तैयार किया जाता है और फिर उन पौधों को धान में रोपा जाता है। यह नॉर्मल पारंपरिक प्रणाली होती है धान की। लेकिन धान गहनता प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, हमें नर्सरी में जो काम करना होता है वो डायरेक्ट हम खेतों में करते हैं, डायरेक्ट बीज बोते हैं और उसी से हमारी खेती की तैयारी होती है, हमारी खेती की शुरुआत होती है। तो इसमें हम देखते हैं हमें सीड की भी कम ज़रूरत होती है, वाटर की भी ज़रूरत कम होती है। जो परंपरागत रूप से हम धान की खेती करते हैं उसके मुकाबले में मैं बात कर रहा हूँ, लेबर की भी कम ज़रूरत होती है और पावर की भी हमें, यानी ऊर्जा की भी हमें ज़रूरत कम होती है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि की धान गहनता प्रणाली, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा था इसलिए पूछा गया है। ठीक है, धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो क्या है, बीज की कम आवश्यकता होती है, मीथेन का कम उत्पादन। देखिए कम वाटर हम डालेंगे तो मीथेन का कम उत्पादन, सड़न कम होगी तो मीथेन का उत्पादन भी कम होगा, ये भी पर्यावरण के उससे अच्छा है पर्यावरण की दृष्टि से। बिजली की कम खपत, हमने बात की कम पावर की ज़रूरत होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। बीज की आवश्यकता भी कम होती है आपको, जब आपको पानी की कम ज़रूरत होती है तो आपका जो मीथेन का उत्सर्जन है वह भी कम होता है और बिजली की भी आपको ही कम खपत होती है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहाँ पर निकल के आया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? तो ये आपको चीज़ या तो थोड़ा सा टफ हो सकती है ये, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है अगर आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी है तो। डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और अगर आप देखेंगे तो माली में जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी के उत्तरी छोर पर उत्तर में एक झील थी, लेक फागुबिन, और ये क्या हुआ, कालांतर में मरुस्थलीकरण इसका हो गया, यह मरुस्थल में परिवर्तित हो गई यहाँ से। तो लेक फागुबिन। अगर आप देखेंगे ऑप्शंस, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया तो विश्व की सबसे बड़ी झीलों में तीसरे स्थान पर है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लेक विक्टोरिया तो इतनी आसानी से नहीं सूखी होगी। ठीक है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेक वोल्टा के बारे में भी आपने सुना ही होगा, अगर आप थोड़ा ठीक से मैप देखते हैं या जियोग्राफी वगैरह को आपने ठीक से पढ़ा है तो लेक वोल्टा भी खबरों में रहती है। अब आप कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर से बात वही है, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो लेक फागुबिन यहाँ पर हमारा आंसर था। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है दक्षिणी भारत की
गंडीकोटा घाटी या कैनियन, कैनियन आपको पता है जो नदी के द्वारा जो चट्टानों को काट दिया जाता है, एक घाटी बन जाती है। हाँ, निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निर्मित हुई है? तो गंडीकोटा घाटी, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको पता हो या ना हो, और बिल्कुल एक फैक्चुअल सा सवाल है, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट लगाकर इसको कहीं पर सॉल्व कर देंगे, तो आपको पता चलेगा जब आप उत्तर देखेंगे। तो पेन्नार नदी पर गंडीकोटा घाटी हमारे यहाँ पर है, हमें नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको पीक दिए हुए, शिखर दिए हुए हैं और पर्वत दिए हुए हैं कि कहाँ पर है। नामचा बरुआ, नंदा देवी और नोकरेक। नामचा बरुआ के आगे लिखा हुआ है गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी के आगे लिखा हुआ है कुमाऊं हिमालय, और नोकरेक सिक्किम हिमालय की बात कर रहा है। आपने अगर जियोग्राफी का बेसिक पार्ट पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल सा है भी नहीं। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हम देखते हैं वेस्ट में नंगा पर्वत से, जब हम हिमालय के विस्तार की बात करते हैं तो ईस्ट में हमें नज़र आता है नामचा बरुआ, बिल्कुल ईस्ट में, हिमालय का ईस्टर्न छोर है नामचा बरुआ, है ना। हमारे अरुणाचल प्रदेश के आसपास है लगभग, ठीक है। तो ये कह रहा है गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय तो उत्तराखंड वाला भाग है। अगर आप उत्तराखंड को देखेंगे तो जैसे कि अगर ये उत्तराखंड है तो इस तरह से है, उत्तराखंड का ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसको हम गढ़वाल हिमालय में मानते हैं, और उत्तराखंड का जो ईस्टर्न पार्ट है उसे हम कुमायूं हिमालय में मानते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पहला हटाते हैं कि नामचा बरुआ गढ़वाल में तो नहीं है ना। अगर नंगा पर्वत भी कहता तो भी वो गढ़वाल में नहीं है, वो कश्मीर हिमालय में ऊपर हमें कश्मीर में नज़र आता है, या कश्मीर से भी थोड़ा आगे। तो इसको तो हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, और जब हम एक को हटा देते हैं तो दो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। अब आपको पता चल गया कि या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है, दोनों तो सही नहीं है और दोनों में से एक गलत है। लेकिन ये भी बहुत इजी सा है, नंदा देवी हम कई बार सुनते हैं और बिल्कुल सही है, कुमायूं हिमालय में नंदा देवी है। और नोकरेक की अगर आप बात करते हैं तो गारो हिल्स में आपको मिलता है, और सिक्किम हिमालय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ पर है, तो गारो हिल्स में आपको नोकरेक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन केवल बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, सी डी को, केवल 3 को भी हम हटा देंगे। तो आसान सा क्वेश्चन, इसको तो कम से कम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये हो गया है। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? लिवेंट देखिए, जो भूमध्य सागर है हमारा, उसका जो पूर्वी तट है उस पर जो कुछ देश हैं जैसे लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, ये इन क्षेत्रों से मिलकर जो क्षेत्र बना है, जो क्षेत्र बनता है उसको हम लिवेंट कहते हैं, और उसी को यहाँ पर पूछने की कोशिश थी यूपीएससी के द्वारा। तो जब आप बात करते हैं पूर्वी भूमध्य सागरीय तट, यानी भूमध्य सागर का पूर्वी तट के पास का जो क्षेत्र है उसे ही लिवेंट कहते हैं। ये बात हमारी यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मैपिंग आपका ज़रूर अच्छा होना चाहिए, और अगर आप देखेंगे तो पिछले क्लासेज में, वीडियोस में रवि सर के द्वारा मैपिंग को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश वहाँ पर की गई है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है, वहाँ से आपका मैपिंग का अच्छा हो जाएगा। तो लिवेंट के बारे में फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं होते, ऐसा होता है अक्सर, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक पार्ट जो हमें पता होना ही चाहिए वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो लिवेंट के बारे में यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देशों की बात कर रहा है अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्या पूछ रहा है? उपर्युक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? तो अफगानिस्तान का मैप जब आप देखेंगे, इधर से पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ पर जो थोड़ा सा हिस्सा है वो इंडिया का लगता है। जब आप यहाँ देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आप उज्बेकिस्तान और यहाँ पर ताजिकिस्तान की बॉर्डर
अफ़गानिस्तान से लगती हुई आपको नज़र आती है। शायद यहाँ पर पिक आपको क्लियर नज़र ना आ रही हो, लेकिन इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको तुर्कमेनिस्तान नज़र आएगा, यहाँ उज्बेकिस्तान है और यहाँ पर ताजिकिस्तान है, ठीक है। और साइड में एक तरफ इंडिया की बहुत छोटी सी बॉर्डर इंडिया से लगती है और नीचे दक्षिणी एरिया से पूरा हमें पाकिस्तान से घिरा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर हमने देखा अजरबैजान नहीं है और किर्गिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मोनाजाइट दुर्लभ। मोनाजाइट आपको पता है, मोनाजाइट एक नाभिकीय तत्व है, नाभिकीय ऊर्जा का यहाँ पर स्रोत है, ठीक है। और हमारे भारत में जो तटीय बालू हैं कुछ क्षेत्रों में, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के अंदर जब पाई गई थी मोनाजाइट केरला के तटीय बालू में, तब बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही थी। तो हमारे तटीय बालू के कुछ क्षेत्रों में, तटीय बालू के अंदर मोनाजाइट पाया जाता है, एक दुर्लभ पदार्थ है, ठीक है। तो मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, हाँ थोरियम ही तो है जो नाभिकीय तत्व, नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यक जो हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है, प्राकृतिक रूप में। लेकिन भारत की बालुकाओं में, तटीय बालुकाओं में मिलता तो है जो तटों की मिट्टी है, लेकिन क्या समस्त में मिलता है? यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का एक्सट्रीम शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आपको रुक के थोड़ा सा सोचना है, और ये बात ठीक नहीं है। हाँ ये बात सही है कि आंध्र प्रदेश में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है, और ओडिशा में भी मिलता है। जो मोनाजाइट बालू है वहाँ पर जो थोरियम प्राप्त होता है, केरला में मिलता है। लेकिन गुजरात वगैरह में इस तरह की कोई बात नहीं है, तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, है ना, तो इनमें मिलता है, लेकिन समस्त में तो नहीं मिलता। ओके, और जब आप समस्त को हटाते हैं, 3 को हटाते हैं, तो पहला, तीसरा और चौथा आप तीनों हटा देते हैं और आंसर आपका निकल के आ जाता है पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। चौथे की बात करें, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। अब ये बात सही कैसे है? क्योंकि आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा का जो क्षेत्र है उस पर सरकार का एकाधिकार है, और क्योंकि थोरियम है वह नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड तत्व है, तो उसके बारे में भी यह आंसर, यह बात बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। जब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल, इस तरह का सवाल पहले भी पूछा गया है, तो बहुत ही आसान सा सवाल आपको पता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, ये हमारी 0 डिग्री है, यहाँ पर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर ये हमारी मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। और क्या होता है जब सूरज, सबसे लंबा दिन क्या होता है? आमतौर पर हम मान के चलते हैं कि सूरज यहाँ पर हमेशा लंबवत चमकता है, ठीक है। लेकिन सूरज 23.5 डिग्री तक, जब हम बात करें सूर्य की, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, फिर वापस आता है, और फिर 23.5 डिग्री साउथ तक जाता है, फिर वापस आता है ना। ये स्थिति सूरज की रहती है साल भर में। तो एक पॉइंट आता है जब सूरज 23.5 डिग्री पर चमकता है 21 जून को, जिसे हम ग्रीष्म क्रांति भी कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, सॉरी, 21 जून को। तो 21 जून को क्या होता है, सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें लंबवत यहाँ पर पड़ती हैं, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, बाकी क्षेत्रों में तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, क्योंकि सूरज इतने ऊपर है तो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम किरणें पहुंच पाती है सूरज की, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है, रात जल्दी हो जाती है, सूरज जल्दी छुप जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो सबसे लंबी रात भी आप कह सकते हैं, सबसे छोटा दिन भी आप कह सकते हैं। अब समझो, इसी को ट्विस्ट करके आपसे पूछे सबसे छोटी रात कब होती है, तो 21 जून को होगी, क्योंकि दिन सबसे लंबा है।
और सबसे लंबी रात पूछेगा तो भी 21 जून को होगी दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें, क्योंकि दिन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को, और 21 जून पहले पखवाड़े में तो नहीं आती है, 21 जून आता है जून महीने के दूसरे पखवाड़े में। ठीक है, तो ग्रीष्म संक्रांति की ये बात कर रहा है, 21 जून की ये बात कर रहा है। 9वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि के बारे में बात कर रहा है और अवस्थान उनकी स्थिति के बारे में बात कर रहा है। तो आपने अगर आर्द्र भूमियाँ देखी होंगी तो आप बता पाएंगे। आर्द्र भूमियों के बारे में हमें पर्यावरण में पढ़ना ही होता है, तो शायद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहा हो, लेकिन ठीक ठाक मॉडरेट क्वेश्चन इसको हम कह पाते हैं। होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब में बताता है। रेणुका आर्द्र भूमि के लिए कहता है कि ये हिमाचल प्रदेश में है। रुद्र सागर के लिए इसे त्रिपुरा नाम दिया गया है। और सस्थम कोटा जो झील है उसके बारे में कह रहा है कि यह तमिलनाडु में है। तो आपको पता है सस्थम कोटा तो केरल में है। ठीक है, रुद्र सागर त्रिपुरा में करेक्ट है। रेणुका झील या रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में सही है, लेकिन पंजाब में नहीं है। होकेरा, होकेरा कहाँ पर है? होकेरा तो जम्मू कश्मीर में है। आपसे क्या पूछा है? अच्छा देखो यहाँ पर ये गलत हो गया। किसकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती है, ये नहीं है। इसका ये जो पूछा है, ये पूछ रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूं उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं, तो बताइए। पहला और चौथा तो सुमेलित नहीं है, तो सिर्फ 2 ही सुमेलित हैं, तीसरा और दूसरा, तो आप कहोगे केवल 2 युग्म। और इसी तरह के ऑप्शन पहली बार 2022 में इंट्रोड्यूस किए यूपीएससी ने, जिसके बाद में एस्पायरेंट्स का कहना था कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट कर दिया है। तो ये ऑप्शन देखने के बाद में एक बार एस्पायरेंट काफ़ी डर गए थे। लगभग 6-7 क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए थे, जो क्वेश्चन को क्या कर देता है, टफ बना देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जलवायु कार्यवाही ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? एक डेटाबेस है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ये क्या करता है, जो देशों ने विभिन्न देशों ने जो वादे किए हैं उत्सर्जन को लेकर, उसकी जानकारी, उसकी निगरानी रखता है। तो क्या है, एक डेटाबेस है, डेटा की जानकारी रखता है। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित एक डेटाबेस, यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उनका एक कोएलिशन है, एक गठबंधन है, उनके द्वारा एक डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें ताकि वो ध्यान रख सकें कि जो देशों ने वादे किए हैं उत्सर्जन को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, वो क्या उनमें कितनी वृद्धि हो रही है या कहाँ तक उनका काम पहुँच रहा है। इसके लिए एक डेटाबेस है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और एनवायरनमेंट में अगर आप बात करें तो इकोलॉजी वाले पोर्शन से, जो कि बेसिक पोर्शन हम कह सकते हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहाँ से क्वेश्चन पूछने की जो मात्रा है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनमें कमी कर रहा है यूपीएससी, और करंट अफेयर्स को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा इसमें वेटेज दिया जा रहा है। तो जब भी आप पर्यावरण की तैयारी करते हैं तो इकोलॉजी का बेसिक पार्ट तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर आप पर्यावरण में बेहतर करना चाहते हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स को अगर क्लियर करना है तो पर्यावरण में आपको बेहतर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण, सिर्फ जियोग्राफी को हटाकर अगर हम केवल पर्यावरण की भी बात करें तो आप देखते हैं कि लगभग 16, 17, 18 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ चुके हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। ठीक है, जलवायु द क्लाइमेट ग्रुप के बारे में यह बात कर रहा है और यह ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, तो अगर आप स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है और बिल्कुल ठीक है। ये जो द क्लाइमेट ग्रुप है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, ध्यान रखेंगे, है ना, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं है। जो द क्लाइमेट ग्रुप है इसने एक वैश्विक पहल शुरू की है EP100, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसमें कहीं भी भागीदार नहीं है। यहाँ पर वही बात है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होता तो आपने किया होता और आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, चाहे बेसिक एनवायरनमेंट का बेसिक चाहे आपको कितना भी पता हो, लेकिन यहाँ पर तो इसको हम हटा देते हैं और जब हम 2 को एलिमिनेट करते हैं तो 3 ऑप्शन भी हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। पहला, तीसरा सही बताता है और चौथा भी सही बताता है। क्या है? EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। EP100 एक ऐसी पहल है जिसमें जो ऊर्जा को लेकर जो उत्सर्जन होते हैं, एक तो नव प्रवर्तन, उनमें नवाचार लाया जाए कि ताकि हम उत्सर्जनों को कम कर सकें। दूसरा, उत्सर्जन न्यूनीकरण, यानी जो उत्सर्जन होते हैं हमसे हमारे प्रोडक्शन के दौरान उसको भी कम करें। न्यूनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएं। कैसे? कि देखो उस कंपनी ने कम उत्सर्जन किया है तो आपने ज़्यादा कर दिया, तो उस कंपनी के बीच में क्या होगी? कॉम्पिटिटिवनेस आएगी कि उन्होंने कम उत्सर्जन किया है तो हम भी नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, कम उत्सर्जन करने की तरफ ध्यान देंगे। बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको साथ लाता है कि आपको क्या करना है? उत्सर्जन में कमी लाने का काम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और भारत से भी खासकर महिंद्रा जैसी कंपनियां यहाँ पर आगे आई है EP100 के लिए, ताकि उत्सर्जन को कम किया जा सके और ऊर्जा के क्षेत्र में नए परिवर्तन लाए जा सके। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। मैंने आपको नाम बताया अभी, एक महिंद्रा जो है, ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही है, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। ये बात यहाँ पर हम जब एलिमिनेट कर देते हैं 2 को तो भी साबित हो जाती है और ये ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो केवल B हमारा सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। 1, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह हैं, किडनीज हम कहते भी हैं अक्सर, की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों में से कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यह कह रहा है कि जिस तरह से हम वर्षा वनों को फेफड़ा कहते हैं पृथ्वी का, उसी तरह से जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं, वो पृथ्वी के क्या हैं? गुर्दे हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसको सही साबित करता है इस बात को? तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, पुरुष कवची यानी क्रस्टेशियाई, मृदु कवची यानी मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को, जो अधिकता होती है, उसको अवशोषित कर लेते हैं। अगर आप पूरे चारों ये स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये चारों विशेषताएं कहीं ना कहीं पर आर्द्र भूमि में होती है। आर्द्र भूमियों की विशेषताओं में ये चारों विशेषताएं आती है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जिस तरह से वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़ों की तरह काम करते हैं, उसी तरह से आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। तो बताइए फेफड़ों का क्या काम होता है? फेफड़ों का काम होता है जो एयर, जो जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे अंदर जो एयर जाती है उसमें जो अशुद्धियाँ होती है, जो भी चीज़ें होती है, उनको फिल्टर करने का काम फेफड़ों का होता है। और कुछ इसी तरह का काम वर्षावन करते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। वहीं पर गुर्दों का क्या काम होता है? किडनीज का। हम जो लिक्विड इंटेक करते हैं, द्रव पदार्थ जो हम अंदर लेते हैं, उसमें अगर किसी चीज़ की अधिकता है या कोई विषाक्तता है उसके अंतर्गत, उनको फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है, ठीक है। और उस वेस्टेज को यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम बाहर कर देते हैं। तो किडनीज क्या काम कर रही है? हमारा जो लिक्विड पार्ट है उसमें जो भी विषाक्तता है, जो भी चीज़ों की अधिकता है, उनको हटा देती है, उनको हटाने का काम करती है। तो इसी तौर पर हमें देखना है कि वेटलैंड्स की ऐसी कौन सी विशेषता है जो किडनी की तरह काम करती है। तो हमें नजर आएगा वेटलैंड्स जो पानी में, जो जलों के अंतर्गत भारी धातुएं और पोषक होते हैं, उनके आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं वेटलैंड्स, ठीक है, या जलीय पादप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा गुर्दों की विशेषताओं के अंतर्गत निकल कर आता है। ऑप्शन डी को हम सही मानेंगे। नज़र हमें सभी जो आ रही है वो वेटलैंड्स की विशेषताएं हैं, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, इन वर्ड्स को भी समझने की ज़रूरत होगी कि किस पर्सपेक्टिव में, किस कॉन्टेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं अपनी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मुझे एक फोटो डाल देनी चाहिए थी। WHO ने, आपको पता है कि नए निर्देश जारी किए थे एयर क्वालिटी को लेकर, ठीक है, ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह करके जो नए निर्देश जारी किए थे, उनके बारे में ये सवाल है। और अगर आप देखते हैं तो इसी तरह का सवाल 2021 के मेंस में भी पूछा गया था, जो WHO ने नए निर्देश जारी किए थे एयर क्वालिटी को लेकर। तो यहाँ पर ये तो आपको पढ़कर जाना ही था, फर्ज था आप पर ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना। और अगर आप इसको भी पढ़ के नहीं गए हैं तो फिर आपकी तैयारी का डायरेक्शन सही नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो देखें, PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम देखेंगे जब WHO जारी करता है तो जैसे PM 2.5 है, इसमें एक तो 24 घंटे के लिए बताता है और एक वार्षिक भी बताता है कि इतना आपकी एयर में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपने देखा होगा निर्देशों को तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। और जब पहला करेक्ट है तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि 3 में पहला है। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। प्रतिकूल मौसम को आप समझिए विंटर सिचुएशंस की ये बात कर रहा है, ठीक है, विंटर की। और ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर कब होता है? विंटर में होता है क्या? ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर जब होगा जब लाइट होगी अच्छे से, यानी रोशनी। और सर्दियों में तो आपको पता है फॉग वगैरह होती है, स्मॉग होती है। तो ओजोन प्रदूषण का जो उच्चतम स्तर है वह पहुंचता है सर आपका कब? विंटर्स में नहीं, आपका समर्स में पहुंचता है।
यानी ग्रीष्म काल में, गर्मियों के दौरान ओजोन प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा होता है, ना कि सर्दियों के दौरान। तो यहाँ पर हम इसे हटा देंगे, और जब 2 को हटाते हैं तो एक ऑप्शन और हमारा चला जाता है। पहला ठीक है, अब चौथा भी आपको दोनों ऑप्शन में नजर आएगा, यानी चौथा भी ठीक है। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है, सही बात है, तो इसको हम ठीक मान लेते हैं। पहला और चौथा तो ठीक है, तीसरा हमें देखना है। PM10 फेफड़े के अवरोध को एक सेकंड, PM10 इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। यानी PM10 जो होता है, एयर में जो प्रदूषण फैलाता है, जो कण होते हैं पार्टिकुलेट मैटर 10, वो जब हमारे अंदर जाते हैं श्वसन के दौरान तो फेफड़ों में तो आ जाते हैं, लेकिन वो कह रहा है फेफड़ों से निकलकर वो खून में भी चले जाते हैं, रक्त में भी चले जाते हैं। तो PM2.5 तो जा सकते हैं, PM10 में वो 10 नहीं जा पाते हैं, ठीक है, हमारे रक्त में प्रवाह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं PM10 की अगर हम बात करें, क्योंकि थोड़ा मोटा, हालांकि देखने में तो बहुत नैनो होता है, नज़र भी नहीं आता, लेकिन उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो भी उसका डायमीटर वगैरह होता है 2.5 से तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वह फेफड़ों तक तो चला जाता है, लेकिन रक्त प्रवाह में प्रवेश नहीं कर पाता। तीसरा भी हम यहाँ पर गलत कर देंगे, और पहला और चौथा हमारा आंसर सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुच्छी के बारे में पूछा है। गुच्छी क्या है? एक तरह का कवक है जो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, और स्पेशली जम्मू कश्मीर का गुच्छी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो बात करें, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी औषधीय प्रॉपर्टीज़ भी होती है, सब्जी वगैरह भी बनाई जाती है, काफ़ी वैल्यू इसकी है, महंगा भी होता है, और हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसको कहा जा सकता है। यह एक कवक है, फोटो में देख के आप बता सकते हैं, बिल्कुल फंगस है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, हिमालय में ही उगती है, सही बात है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसके वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। तो जो वाणिज्यिक रूप से इसकी खेती की जाती है वह उत्तर पूर्वी में नहीं, उत्तर पश्चिमी भारत में की जाती है, उत्तर पश्चिमी हिमालय में। जैसा कि हमने बात की, ये जम्मू कश्मीर की फेमस है, ना कि उत्तर पूर्व की। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय में यहाँ पर हम इसको गलत कर देंगे। पहला और दूसरा हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट एक तरह से प्लास्टिक निर्माण की सामग्री आप कह सकते हैं, ओके, आसान भाषा में। तो क्या है? इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित, यानी उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, गुण धर्मों, उसकी स्पेशलिटी को बढ़ाने के लिए करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। तो बेहतर प्लास्टिक को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऊन और कपास के तंतुओं के साथ मिश्रण कर सकते हैं। पहला ठीक है, इसमें किसी तरह की खराबी नहीं है। इससे बने पात्रों को, यानी इस तरह आप कह सकते हैं प्लास्टिक के पात्रों को किसी भी मादक पेय में रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी जो प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह या डब्बा वगैरह आप बनाते हैं, उनमें मादक पेय या एक तरह से आप समझ लीजिए खाने का सामान रखा जा सकता है क्या? तो आपको पता होगी ये बात तो, कि खाने के सामान के लिए हम प्लास्टिक की चीज़ें कम से कम उपयोग करने की सलाह हमें दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा समय तक उन पात्रों में, उन बर्तनों में ऐसा खाना रखने से वह विषाक्त हो सकते हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इसको हम नहीं कह सकते कि मादक पेय रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, नहीं। और आप देखते हैं कि इसीलिए मादक पेय वगैरह कांच की बोतल्स में रखे जाते हैं।
तो इसको हम हटा देंगे और जब दूसरा हटता है तो हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अब पहला तो आपका सही है, अब आपको देखना है कि तीसरा या चौथे में से कोई एक सही है, बाकी को हम गलत कर देंगे। आप पढ़िए, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, मोटा वाला प्लास्टिक होता है। एक तो आप देखते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको इसीलिए बैन करने की बात की जाती है ताकि उससे हम क्या कर सकें, वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं। इस तरह के प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करके नए उत्पाद बना सकते हैं। यह बात बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी तरह की कोई गलत बात तो नज़र नहीं आती है भी नहीं। ठीक है, चौथा फिर हम देखते हैं कि पहला और तीसरा सही है तो चौथा गलत ही है। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आसानी से निपटान किया जा सकता है। प्लास्टिक का निपटान करना इतना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, इसीलिए हम प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगाने की बात लगभग हमेशा करते रहते हैं। ठीक है ना, तो आसानी से निपटान वाली बात ठीक नहीं है। बिना गैस उत्सर्जन से प्लास्टिक तो पर्यावरण को हानि पहुंचाता ही है, तो उसके लिए इसे हम गलत मानेंगे इस स्टेटमेंट को। और हमें ऑप्शन से भी एलिमिनेट हमने कर दिया था कि पहला तीसरा सही है, चौथा हमने गलत कर दिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? पक्षी नहीं है, गोल्डन महासीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल और वाइट आइबिस। तो मुझे लगता है कि ये तीन नाम अगर आपको नहीं भी पता है, ये तो आपको पता है कि महासीर तो मछली है ना, और महासीर में भी इम्पोर्टेंट रही है, 2-3 सालों से चर्चाओं का विषय रही थी। तो महासीर तो मछली है, इसे हम बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। गोल्डन महासीर, इसी को हम हिमालयी या हिमालयन, हिंदी में हिमालयी महासीर कह देंगे। कहीं पर आपको महाशीर भी मिलता है, तो ये तो मछली है। और मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, ये बहुत ही नॉर्मल इजी क्वेश्चन था, तो एकदम इजी था, तो इसमें ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इन तीन के बारे में आपको पता नहीं हो, बिल्कुल सही है, लेकिन शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन इसीलिए बनाया था कि महासीर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि महासीर जो है, गोल्डन महासीर, उसका IUCN स्टेटस क्या है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन या यौगिकीकरण पादप हैं? ऐसे कौन से पादप हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? तो एक तो हम देखते हैं दलहनी जो पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे चना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अगर हम देखें अल्फाल्फा घास है, एक अल्फाल्फा, तीपतिया घास, क्लोवर, चौलाई, एमरंथ, चिकपी, चना, क्लोवर, कुल्फा, पर्सलेन और पालक। तो अगर आपको पालक के बारे में भी पता हो कि पालक इनमें नहीं आता, तो फिर आप हटा सकते हैं तीन ऑप्शंस को। और अगर हम बात करें अल्फाल्फा घास नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, चना करता है, और तीपतिया घास जो क्लोवर हम जिसे कहते हैं वह भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है। ये तीन ही यहाँ पर हैं, बाकी को हम इसको और इसको जो चौलाई, एमरंथ और पर्सलेन है, इनको हम हटा सकते हैं। अगर आपको पालक के बारे में भी पता होता है ना कि पालक तो इनमें नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से क्या कर देंगे, 6 नंबर को जब एलिमिनेट करेंगे तो तीन ऑप्शन आपके हट जाते हैं और आपको आंसर अपना निकलकर सामने आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव शेल बायोरॉक प्रौद्योगिकी, हाँ बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? तो देखिए, हम देख रहे हैं प्रदूषण के कारण, ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं समुद्रों में, खासकर समुद्री स्तर बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, एसिडिफिकेशन भी हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग, यानी हमारे जो कोरल्स हैं, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं उनके बचाव के लिए प्राकृतिक रूप से तो हम नुकसान कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से उनको बचाव के लिए एक टेक्नोलॉजी है बायोरॉक
प्रौद्योगिकी, इसमें स्टील वगैरह से कुछ तत्व बनाकर उनके ऊपर कुछ ऐसे संरचना बनाई जाती है ताकि वहाँ पर कोरल रीफ्स को वापस से उनकी बहाली, उनको वापस से डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो अगर हम बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ्स हैं, उनकी बहाली को लेकर यह टेक्नोलॉजी उनसे रिलेटेड है, उनके बारे में संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ये देखिए, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है बायो रॉक टेक्नोलॉजी। कृत्रिम रूप से रॉक्स बनाने की कोशिश की जाती है ताकि इन पर और कोरल जो क्या हो सके, डेवलप हो सके, उनके बारे में ये बात करता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, मियावाकी पद्धति। अच्छा, यह भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। जापानीज पद्धति है मियावाकी पद्धति। क्या है, जो हम बहुत ज़्यादा नगरीकरण जो बढ़ रहा है विश्व के अंदर, उसमें नगरीकरण की इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो जंगल थे या जो फॉरेस्ट थे, जो पेड़ पौधों का जो एरिया था वह घट रहा है, लगातार घट रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मियावाकी पद्धति एक ऐसी पद्धति है, कम समय में कम जगह पर अच्छी तरह से बेहतर फॉरेस्ट उगाना, यह एक पद्धति है मियावाकी पद्धति। तो क्या है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन नहीं है, वाणिज्यिक कृषि की बात नहीं कर रहा है। आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्योगों का विकास की बात नहीं कर रहा है। ये तो पर्यावरण संरक्षण की बात करती है पद्धति। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, जो बढ़ते हुए शहरों के कारण जो कंक्रीट जंगल खड़े हो चुके हैं, ठीक है, बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हो गई है, हमें कहीं पेड़ पौधे नज़र ही नहीं आते। ऐसे में छोटी सी जगह में अच्छा खासा पौधों का एक बड़ा गार्डन या एक जंगल की तरह खड़ा कर देना, ये मियावाकी पद्धति की खासियत है। तो शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे वनों का सृजन करना ही मियावाकी पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण भी नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा सही है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। ठीक है, जलाशय और राज्य, घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर और मैथोन, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो घाट प्रभा तेलंगाना की भी बात करें, आपको पता होना चाहिए घाट प्रभा के बारे में कि जो घाट प्रभा है वह क्या है, कृष्णा की एक सहायक नदी भी है, मालप्रभा, घाट प्रभा। और जब आपको कृष्णा की स्थिति पता होती है, कृष्णा का जो प्रवाह है उसके बारे में, उसका जो मैप अगर आपको पता होता है, देखिए नदियों वाला जो चैप्टर है ना, नदियों वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, नदियों का मैप जरूर अपने दिमाग में रखिए कि कौन सी नदी किधर से आकर, सहायक नदियों वाला जो बात है, कहाँ पर किस तरह से मिलती है और कौन से राज्य में उसका मिलन होता है या कौन से राज्य से निकलती है, उनका उद्भव, उनका मिलन बिंदु बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको अगर मैपिंग कर लेंगे तो उसको रिवाइज करना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। बीच में कौन कौन से जलाशय आते हैं, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना, अगर किसी राज्यों की सीमा बनाती हो अगर कोई नदी, इस तरह की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए नदियों वाले चैप्टर में। अब नदियों का चैप्टर बहुत डीपली पूछा जाता है। ठीक है, तो घाट प्रभा को अगर आप देखते हैं तो कर्नाटक में आपको नज़र आती है, तेलंगाना में ये नहीं होता। ठीक है, गांधी सागर चंबल नदी पर बना हुआ है, जलाशय है, बांध भी है, तो मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा पर है। मैथोन छत्तीसगढ़ में नहीं है, मैथोन है झारखंड में और शायद बाराकर नदी पर ये बना हुआ है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, बाराकर नदी पर बना हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित नहीं है, कितने युग्म गलत हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। तो सही तो हमें एक ही मिला है, गांधी सागर मध्य प्रदेश वाला, बाकी 3 तो गलत हैं। और ये पूछ रहा है कितने गलत हैं, तो केवल 3 युग्म हमारे यहाँ पर गलत हैं, एक ही सही है। ओके, तो इसको हमें ध्यान रखना है, बाराकर नदी वाला हो गया। फिर अगर हम देखें अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षण अधिनियम 1986, यहाँ पर आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम करेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। 1986 तो कुछ अधिनियम है पर्यावरण को लेकर, ये हमें पता ही होने चाहिए। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, और जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 वाला, वह भी आपको अच्छे तरह से वह पता होना चाहिए, है ना। उसमें किसी भी तरह की कमी आपको नहीं रखनी है। ये 3-4, और जो वन अधिकार अधिनियम है ये भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किए जाने वाले एक निकाय की, एक बॉडी की, तो आप देखते हैं केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, जो किसके अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ग्रीन वॉशिंग का सर्वोत्तम वर्णन की बात कर रहा है, और ग्रीन वॉशिंग का मतलब हो गया कि उत्पादक के द्वारा ऐसा उत्पाद बनाया जाए जो पर्यावरण संरक्षण तो नहीं करता, लेकिन उसने उसका एडवर्टाइज इस तरह से बताकर किया है कि यह ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। और आपको पता है वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि वह ऐसा सामान खरीदे जिससे पर्यावरण संरक्षण होता हो, जिस सामान को बनाने में पर्यावरण का नुकसान नहीं हुआ हो। तो प्रोड्यूसर्स या कंपनियां ऐसा दिखावा करती हैं कि उनके सामान को जो बनाया गया है वह पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता, झूठे तौर पर, भले वह पर्यावरण को हानि पहुंचाता हो। तो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कंपनियां पर्यावरण से रिलेटेड इस तरह का जो झूठ बोलते हैं उसी को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, तो मिथ्या रूप से, गलत तरीके से या झूठे तरीके से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानी इको फ्रेंडली, पर्यावरण फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। मिथ्या रूप से, गलत तरीके से कंपनी ऐसा प्रचार करती है, हालांकि उसके प्रोडक्ट इस तरह के नहीं होते, लेकिन कंपनी इस तरह का प्रचार करती है। तो यह ग्रीन वॉशिंग को लेकर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं और भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। क्या कह रहे हैं, आपने देखा होगा जब हम मेघों की बात करते हैं तो ये हमारा सरफेस हो गया, ये तो हो गया हमारा सरफेस या सतह, जिसे हम कहते हैं सतह। एक निम्न मेघ होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, मतलब में कम ऊंचाई पर होते हैं, यूं समझ लो। ठीक है, ये तो हो गए निम्न मेघ। और एक उच्च मेघ होते हैं जो थोड़े पतले होते हैं, ये थोड़े थिक होते हैं। ठीक है, ये हो गए उच्च मेघ। उच्च मेघ तो ये कह रहा है कि सूरज से जो विकिरण आता है, सौर विकिरण, अब आपको पता है जब सूरज से ये विकिरण आता है ये लघु आवर्ती में आता है, मतलब में लघु तरंग में आता है। तो ये कह रहा है कि उच्च मेघ, ये वाले मेघ सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। तो याद रखिए ये मेघ तो सिर्फ उत्सर्ग, किसका रिफ्लेक्शन करते हैं, ये सिर्फ अवशोषित करते हैं जो अल्ट्रा वायलेट्स रेज होती है ना उनका, बाकी तो यहाँ पर आ ही जाता है। और जो निम्न मेघ होते हैं ना वो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि उच्च मेघ। ठीक है ना, यानी जो सूर्य की किरणें आती है उच्च मेघ से तो वह निकल के आ जाती हैं, पास होकर आ जाती है, लेकिन जो निम्न मेघ होते हैं जो ज़मीन से, सरफेस से कुछ ऊंचाई पर होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, वह उनको वापस रिफ्लेक्ट करने का काम करती है और कुछ मात्रा में ही सौर किरणें यहाँ तक पहुँच पाती है। तो यह वाली जो बात कही गई है ये निम्न मेघों के बारे में सही है।
निम्न मेघों के बारे में। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और ज़्यादा डीपली यह क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती थी पेपर के अंदर, है ना। तो जो भूपृष्ठ को ठंडा रखने का काम करते हैं ये निम्न मेघ करते हैं, ना कि उच्च मेघ, ठीक है। तो इसको हम गलत कर देंगे। भूपृष्ठ से यानी भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली, और ये दीर्घ तरंगी होती है, होने वाली अवरक्त विकिरणें निम्न मेघ के में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभावित होता है, तापन प्रभाव होता है। तो यह वाली बात जो है यह उच्च मेघों के बारे में सही है, ना कि निम्न मेघों के बारे में। उच्च मेघ, तो एक तरह से दोनों क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा किया हुआ है। जो उच्च मेघ की जो क्वालिटी है वो निम्न मेघ के नाम लेकर बताई गई है, और जो निम्न मेघ की क्वालिटी है वह उच्च मेघ को लेकर बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत। और सही पूछा है तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा हमें सही नज़र आता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट फेज में हम हैं वीडियो के में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है भारत में? भदला में है, भदला। और भदला कहाँ पर है? जोधपुर में, जोधपुर के निकट है। और जोधपुर कहाँ, गुजरात का हिस्सा है क्या? राजस्थान का हिस्सा है जोधपुर, ठीक है। तो अगर आप बात, और भदला का जो सोलर पार्क है वो ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है। तो गुजरात में नहीं है सर, ये राजस्थान में है, भदला जोधपुर में। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि एयरपोर्ट। कोच्चि का जो एयरपोर्ट है वह है, बिल्कुल सही बात है, यह केरल में है। गोवा में भारत की विशालतम 33वीं सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। तो सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना गोवा में नहीं है, सबसे बड़ी यह है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और इसका जो निर्माण किया जा रहा है वह भेल के द्वारा किया जा रहा है, भेल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, दूसरा सही है, हमसे सही पूछा है तो केवल दो को हम सही आंसर टिक लगा देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? हालांकि इसे हम आईआर वाले पोर्शन में भी ले सकते थे, लेकिन अब आ गया है तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेंकाकू द्वीप के बारे में बता रहा है, और आपको पता है पिछले एक साल में लगभग सेंकाकू द्वीप जो है वह चर्चा का विषय रहा था और विवादित था, किसके? जापान और चीन को लेकर। तो इन दोनों के बारे में विवादित था। तो सेंकाकू द्वीप विवाद प्रतिबिंबित करता है किसको? आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप हैं। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है, ठीक है ना। तो ये दक्षिणी चीन सागर में है, ये है पूर्वी चीन सागर में, और विवाद किसके बीच में? चीन और जापान के बीच में। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र, कुछ क्षेत्र हैं जो समाचारों में रहते हैं और वह किस देश से संबंधित है उसके बारे में यहाँ पर आपको बात की गई है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है अनातोलिया। तो अगर आपने देखा हो अनातोलिया का पठार, आपने नाम सुना हो, तो तुर्की वाला क्षेत्र जो है वह बिल्कुल सही है। अनातोलिया का पठार जो है तुर्की वाले एरिया में ही है, उसी को हम अनातोलिया कहते हैं। फिर अगर हम बात करें अम्हारा, तो अम्हारा इथोपिया में, अम्हारा जो है इथोपिया का क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट है यह भी बात। काबो डेलगाडो की बात करें तो स्पेन की यह बात कर रहा है, लेकिन स्पेन में ना होकर काबो डेलगाडो जो है
वह मोजाम्बिक से संबंधित क्षेत्र है। मोजाम्बिक, इसे आप मैपिंग का क्वेश्चन समझे, इससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ इससे आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समझे, क्योंकि हेडिंग ये क्या दी हुई है, अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र, करंट में जो न्यूज़ में रहने वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो अनातोलिया तुर्की से है, हमारा इथोपिया का है, लेकिन काबो डेलगाडो स्पेन का नहीं है, काबो डेलगाडो मोजाम्बिक से संबंधित है। कातालोनिया की अगर हम बात करें तो कातालोनिया तो चर्चा में रहा है, इसका तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेन से संबंधित है, ना कि इटली से। ठीक है, पूछ रहा है उपर्युक्त युग्मों में कितने युग सही सुमेलित हैं। ये और भी ज़्यादा टफ बना देता है क्वेश्चन को, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल और सभी 4। तो तीसरा और चौथा तो सुमेलित नहीं है, सुमेलित पहला और दूसरा है, तो आप कहेंगे केवल 2 हमारा सही रूप से सुमेलित है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और मैं भी यह है वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में, जो वन्य जीवों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा को लेकर जो बात है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि जो वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोराज हैं, यह क्या भारत सरकार की एकमात्र संपत्ति है। तो जब बात आती है इनके संरक्षण को लेकर के, कोई इनको गलत तरह से इनकी तस्करी वगैरह ना हो, इनको नुकसान ना पहुँचे, तो संरक्षण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, एक फैसला आया था, निर्णय आया था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल जो वन्य जीव हैं ये भारत सरकार की एकमात्र संपत्ति है, आपका इस पर किसी तरह का कोई मालिकाना हक नहीं है, और सरकार इसके लिए संरक्षण के लिए काम करती है, करेगी। स्पष्ट रूप से किसी संविधान में या किसी कानून में ऐसी बात नहीं है कि यह भारत सरकार का एकमात्र संपत्ति है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के एक डिसीजन में यह बात कही गई थी, तो इसको हम बिल्कुल सही मानेंगे। और जब आप इसको सही कर लेते हैं, अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होते, तो बी और डी को आप एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपको पता चलता है या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है, दोनों में से कोई एक सही है, और एक ऑप्शन हमें हटाना है। क्या है, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। किसी स्पीशीज को अगर संरक्षित घोषित कर दिया गया तो चाहे वो वन्य जीव में रहे, वन्य जीव अभ्यारण्य में रहे या कहीं बाहर भी रहे, उसको समान संरक्षण का अधिकार है। सही बात है। जब आपने 1 और 2 कर दिया तो आप कहोगे यानी तीसरा गलत है। जी हाँ, तीसरा गलत है। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। सिर्फ आशंका पर काम करेंगे क्या? आप तो जबरदस्ती जब आपको मारना होगा या शिकार करना होगा तो आप तो कह देंगे ये मुझ पर हमला करने वाला था। पर्याप्त आधार होने चाहिए, सिर्फ आशंका पर काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात सही है कि अगर मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने के प्रूव्ड आधार होते हैं कि बिल्कुल यह बन ही जाएगा खतरा, तो उसको मारा जा सकता है या पकड़ा जा सकता है, लेकिन सिर्फ आशंका की बिना पर हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे तो घोटाले होने लग जाएंगे ना, वापस से फिर से चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? कवकों के कृषकों के रूप में। तो यह एक मुझे लगता है आसान सा क्वेश्चन हमें नज़र आता है, और चींटी इसका आंसर है। कवकों के कृषक, फंगस के कृषकों के रूप में, तो चींटी इसका आंसर है। कॉकरोच, केकड़ा या मकड़ी इसका आंसर नहीं होगा, चींटी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। और हमने देखा जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज एनवायरनमेंट का रहा है, और उसके बाद में जियोग्राफी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस बार थे,
लेकिन हाँ, इस बार 2022 में हमें ये भी देखने को मिला कि जियोग्राफी का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है। जहाँ पर पहले 5 से 6 7 क्वेश्चन आते थे, इस बार 8 से 10 11 क्वेश्चन हमें देखने को जियोग्राफी से मिले हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर ऑक्साइड वातावरण में उपर्युक्त में से किसकी या किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। एसिड रेन की बात कर रहा है। और मुझे लगता है अगर आपने ठीक से एनवायरनमेंट पढ़ा है ना, तो आपको ये दोनों चीज़ें तो पता है कि एसिड रेन में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का बड़ा रोल होता है, और इन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या है, बायोमास के, जब हम बायोमास को, जैव ईंधन को, जब हम बायोमास को अपूर्ण रूप से अपूर्ण दहन करते हैं, पूरी तरह से नहीं जलाते, अपूर्ण दहन, तो ये इसका उत्सर्जन होता है और बहुत घातक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन एसिड रेन में इसका रोल नहीं है। उसी तरह से ओजोन का भी रोल इसमें नहीं है। किसकी या किनकी अधिकता से होता है? जो अधिकता की बात जब आती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा एसिड रेन के संबंध में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा। हम एक तरीका हमने अपनाया है क्वेश्चन डिस्कशन करने का कि जहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत है वहाँ पर बताना ही चाहिए। सिर्फ आंसर टिक करके आगे निकल जाने का मतलब कुछ नहीं बनता। ये तो एस्पायरेंट्स अपने घर पे भी कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ वो नहीं कर पाते वह है कॉन्सेप्ट समझना। और यहाँ पर हमने कोशिश की है। और हम यह भी साथ में बात करते चलते हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ पर कितना ज़्यादा है। इकोनॉमी में हमने देखा था कि करंट अफेयर्स का वेटेज था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम बेसिक से भी सोल्व कर पा रहे थे। उसके जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होंगे उनसे भी हम सोल्व कर पा रहे हैं। पॉलिटी में भी ऐसा ही है। लेकिन एनवायरनमेंट हमें 80 to 90% प्योर करंट अफेयर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें करंट अफेयर्स पर ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। इस वीडियो में हमने 2022 के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के। अगले वीडियो में इसी तरह से, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट एक साथ ले रहे हैं, तो इन वीडियोस में हम सिंगल ईयर के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। और फिर से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगला कोई सब्जेक्ट जो महत्वपूर्ण है उसको हम लेंगे और इसी तरह से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी में अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई जमकर कीजिए और प्रीलिम्स दिन बर दिन नज़दीक आता जा रहा है। हम लगे हुए हैं, आप भी लगिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, वीडियो को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।